हेलो संजय। मिलिट्री टेल्स के अंदर आज मेरा ये वीडियो शूट करने का कोई विचार नहीं था, पर मेरे नीले पर्दे भाग दो किसी वजह से मेरे को करना पड़ा। कल की कहानी मेरी पहले भाग की कहानी थी, जिसको आखिर में आके मैंने दरवाजे पे ताला देखा और एक सस्पेंस छोड़ के मैंने कहानी खत्म कर दी। उस समय मैं ये सोच रहा था कि शायद अगले बार जब मैं कहानी बताऊंगा तो उसके अंदर उसके आगे की छोटी सी बची हुई कहानी बताऊंगा। दूसरा, एक जल्दी में भी था खत्म करने के, क्योंकि ये पहली बार जिंदगी में मैंने कैमरा के ऊपर इस तरह से कहानी बताई थी। डर भी काफी लग रहा था, रिव्यूज कमेंट कैसे आते हैं उसका भी काफी डर लग रहा था। पर शाम तक जब मैंने कमेंट्स पढ़े और ज्यादातर मेरे दोस्त जो पर्सनली मेरे को जानते हैं उन्होंने लिखना शुरू किया, तब जाके थोड़ा सा हौसला आया, थोड़ी हिम्मत आई कि शायद ठीक ठाक ही बोल दिया कहानी। और हर आदमी ये कि आगे क्या हुआ बताओ, आगे क्या हुआ बताओ। आगे कुछ छोटी सी बात हुई थी जो मैं एक्चुअली कल बता के खत्म कर सकता था, पर उसे ना खत्म करके एक अंदर मेरे एक छुपा हुआ एक इंटेंशन था, एक मेरी नीयत थी कि एक दूसरी कहानी जो इसी कहानी में से पैदा हुई है उस कहानी को मैं बताऊं। अगर आपने देखा होगा, इसका नाम मैंने रखा हुआ है मेरे नीले पर्दे भाग दो और गई बस पानी में। मैं इसी के बारे में भी आपको बताऊंगा। चलो खैर, पहले तो वापस चलते हैं दरवाजे पे। रात को मेरे ख्याल से शायद पौने एक बजा था। पूरा सुनसान अंधेरा, पूरा कैंप हमारा जंगल के अंदर। और वहां पर 3 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद पूरे जंगलों में रह के बुरे फटे हुए कपड़ों में, बुरी हालत में जब मैं वापस आया तो मुझे अपना घर ढूंढने में घंटा सवा घंटा लग गया। नई शादी हुई थी मेरी कि चलो पत्नी को भी जाके मिलता हूं, परिवार को जाके मिलता हूं। और फाइनली जब मैं घर पहुंचा, दरवाजा खोला, वहां पर ताला। कम से कम 4 ऐसे ऑफिसर्स थे जो मेरे से सीनियर थे, जो जिनकी पत्नियां मेरे से भी काफी उम्र में बड़ी थी। इनमें से किसी भी एक के घर में वो हो सकती है, पर किसके घर जाऊं? आखिर मैंने वही किया जो फौज में कोई आदमी करेगा कि सीधा कमांडिंग ऑफिसर यानी मेरा जो कमान अधिकारी थे, मैं उनके घर की तरफ चल पड़ा। दूसरी परेशानी ये थी कि जानता तो था उनका घर किधर है, पर वही कॉलोनी के अंदर घूमने वाला काम था। पर फर्क इतना था कि मैं कैप्टन था, मेरा क्वार्टर छोटा था, वो कर्नल थे, उनका क्वार्टर बड़ा था, और वैसे क्वार्टर्स काफी कम थे। तो पता था कि ये 3 या 4 बिल्डिंग के अंदर, बाएं से दूसरी बिल्डिंग के अंदर उनका घर है। और फिर मैं पहुंच गया उस घर में रात को। मैं 10-15 मिनट चलते वक्त बहुत देर सोचता रहा कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, घंटी बजाऊं नहीं बजाऊं, पर मैंने कहा कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। या तो सीढ़ियों में जाके सो जाऊं और सवेरे की राह देखूं, या सीधा उनको पूछ लूं किधर है। घंटी बजाई मैंने 1 बार 2 बार, अंदर से एक बत्ती लगी हुई कहीं दरवाजे के नीचे से दिखाई दी। और फिर उसके बाद में, नाम नहीं बताऊंगा उनको, उनका कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ ने दरवाजा खोला और देखते ही वो, अरे संजय तुम आ गए, और उनको खुशी होने लग गई। मैंने कहा नहीं मैम, मेरे को आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करना था रात को। मैं डरा हुआ सहमा हुआ सा बात कर रहा था, बच्चा था उनके सामने में। मैंने कहा पर मैं अभी आया हूं, मैं घर गया, वहां ताला। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सविता इधर ही मेरे पास ही है। और फिर सविता को आवाज दिया, तब तक सविता तैयार होकर आई बाहर। और तब उन्होंने बताया कि उनके पति यानी कमांडिंग ऑफिसर मेरे, उनको कहीं टेम्पररी ड्यूटी 15 दिन के लिए बाहर जाना था, और वो भी अकेली और सविता भी अकेली घर में। तो उन्होंने कहा कि रोज मेरे पास आके रात को सोया करो, पूरा दिन अपने घर रहा करो। तो खाली दोनों लेडीज साथ में, तो ये लोग सोते थे वहां पर साथ। और फिर रात को मैं सविता का हाथ पकड़ा और धीरे 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 हम लोग 1:30 बजे घर आ गए। तो इस तरह से सवेरे का निकला हुआ दूसरे दिन रात को 1:30-2 बजे के करीब वापस मैं अपने घर पहुंचा, कमरे में पहुंचा। ऐसा लग रहा था ये पता नहीं मैं कहां पर आ गया हूं। बंकर में रहने की आदत, अंधेरे में रहने की आदत, अंधेरे में शेव करने की आदत, झुक झुक के चलने की आदत कि कहीं सिर पे
बंकर का दरवाजा ना लग जाए। और ये कुछ अजीब लग रहा था कि पूरी जमीन समतल थी, दीवारें सीधी थी, लाइट लगी हुई थी, और जिस समय ट्यूबलाइट ऑन किया मेरे नीले पर्दे चमक रहे थे। यहीं पर नीले पर्दों का सस्पेंस खत्म होता है। एक और छोटी कहानी मैं यहीं पर आपको बताना चाहूंगा, जिसके लिए यह आज मैं खास वीडियो निकाल रहा हूं। नाम है गई बस पानी में। अभी इस वीडियो के अंदर आपको एक दो मैं अलग से क्लिप डालने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको मैं बता सकूं, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तो वो मैं सही जगह पे डालने की कोशिश करूंगा। जिस समय मैं गया था 3-3.5 महीने पहले, याद है मैंने बताया था हमने ब्रह्मपुत्रा क्रॉस की थी। ब्रह्मपुत्रा पहले भी एक बार देखी थी मैंने बचपन में, जब मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, पर उस समय का उतना याद नहीं है। इस बार जब मैं गया था तब मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। कोई नदी इतनी चौड़ी कैसे हो सकती है? आज अगर आप गूगल मैप है, गूगल मैप के ऊपर डिब्रूगढ़ के पास देखेंगे, स्केल से अगर आप नापेंगे तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 किलोमीटर चौड़ाई सीधी लाइन डिब्रूगढ़ के पास है। यही जिस समय पानी भर जाता है और पानी किनारा तोड़ के फैल जाता है और पूरा का पूरी नदी और चौड़ी हो जाती है, तो यही तकरीबन 15 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। जिस समय मैं ब्रह्मपुत्रा क्रॉस कर रहा था 3.5 महीने पहले, तब मैंने नोटिस किया कि जिस आर्मी की बोट में, जिसे आरपीएल कहते हैं, इसका फोटो मैं दिखाऊंगा, तो वो सीधा नहीं जा रहा था। वो कभी बहाव के साथ नीचे उतरता था, फिर जैसे रास्ते मुड़ते हैं, रास्ते में फिर बहाव के ऊपर की तरफ जाता था, फिर मुड़ता था, नीचे आता था। यानी पूरा जैसे आगे पीछे जाके वो कर रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था क्यों। तब जाके हमने जब पूछा तो बोलता, जब पानी कम होता है तो ब्रह्मपुत्रा नॉर्मल नदियों की तरह केवल एक सिंगल चैनल में नहीं बहती है। ब्रह्मपुत्रा के अपने बहुत चैनल है अंदर ही अंदर, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये जो आर्मी की यूनिट थी इंजीनियर्स की, इनका खासियत थी केवल ब्रह्मपुत्रा के अंदर वो आरपीएल चलाना। और इनके एक्सपीरियंस से इनको पूरा पता था कि किस रास्ते से जाने से हमको पूरी की पूरी नदी का पानी मिलेगा, हम दूसरे किनारे पे पहुंच सकते हैं। तो जो सीधी लाइन में नॉर्मल हालत में एक मोटर लगी हुई बड़ी बोट हो सकता है 45 मिनट में, 1 घंटे में फासला तय करे, यहां पर उसे 2.5-3 घंटे लगते थे खाली दूसरे किनारे में पहुंचने के लिए। और जिस समय ब्रह्मपुत्रा का बरसातों में पानी पूरा हो जाता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यह आरपीएल पानी में उतार दे। इवन सिविल फेरी बंद हो जाती थी, इतना जबरदस्त बहाव रहता है। जिस समय मैं क्रॉस कर रहा था, मैंने कहा यह चीज जो मेरे को इतनी अजीब लग रही है, तो मैं सविता को क्यों ना दिखाऊं। तो जब भी मैं वापस आऊंगा कभी, तो सविता को लेके जरूर जाऊंगा मैं, उसको दिखाने के लिए। वो तो वैसी सिविलियन बैकग्राउंड की थी, उसको तो कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए तो ये दुनिया का इतना बड़ा अजूबा होगा कि इतनी बड़ी नदी देख रही है। तो ये मैंने ध्यान में रखते हुए जाते हुए सोचा था। वापस आने के बाद फिर मैं सोच लिया मैंने कि इनको लेके जाऊंगा। 1-2 महीने हो गए होंगे। एक संडे को स्कूटर लिया, अपने सविता को पीछे बिठाया और 45 किलोमीटर दूर स्कूटर चला के डिब्रूगढ़ पहुंच गया। उसी आर्मी यूनिट में पहुंच गया, वहां स्कूटर खड़ी कर दी मैंने। आरपीएल हफ्ते में 3 बार चलता था और मैं जानता था उस दिन आरपीएल का दिन है। पर पहुंचते उन्होंने बोला कि सर आरपीएल जाने में तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो 2-3 घंटे के बाद निकलने वाला है। मैंने कहा नहीं, मेरे को आरपीएल से वापस आना है। जाते हुए मैं सिविल फेरी में जाऊंगा, जिससे कि हम लोग पूरा सिविलियन वाला नजारा देखते हुए भी सिविल बोट के अंदर जाए। मैंने कहा वापस आते हुए खाली ड्राइवर को बता देना, जो क्रू को बता देना कि हम लोग दोनों भी होंगे साथ में। और वो ऐसा आरपीएल था जिसके अंदर पूरे मिलिट्री की फैमिलीज वगैरह सब परमिटेड थी, आने जाना करते थे।
किसी को एमएच में आना इधर, ये तो सारा वो उसी तरह से चलता था। ये आरपीएल की पहले आप जरा फोटो देखिए। आरपीएल राफ्ट होता है एक, जिसका सामने की तरफ से पूरा रैंप खुलता है। ये रैंप किनारे के ऊपर आके टिक जाता है और इसके अंदर आर्मी की बड़ी ट्रक्स चलाते हुए पूरे लोड के साथ अंदर आ जाती हैं। जो आपने अभी आरपीएल की तस्वीर देखी आपने, ये तो पुराना है किसी और आर्मी का। हमारे की तस्वीर इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। हमारा जो आरपीएल था वो 2 ट्रक साथ में पूरे अंदर जाते थे, उनके पीछे 2 और बड़े ट्रक खड़े हो सकते थे, यानी 4 बड़े ट्रक वो एक साथ लेके खड़ा रहता था। बसें भी चलती थी आर्मी की, कई बार उसके अंदर एक बस 3 ट्रक खड़े हैं, कई बार खाली एक बस जा रही है। पैसेंजर आते थे वो बस में बैठे रहते थे, क्योंकि उधर और बैठने की और कोई जगह नहीं होती। तो ये आरपीएल यहां से लोड लेके दूसरे घाट पे जाता था, जिसे सोनारी घाट कहते हैं, और वहां पर आर्मी का लोड लेके वापस आता था। हम लोग ने सिविल फेरी ली, और सिविल फेरी में गाय बकरी भेड़ से लेके ऐसी कोई मुर्गियां, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो नहीं थी उसके अंदर। सारे सिविलियन से भरा हुआ, कोई पान खा रहा, तांबुल खा रहा, पूरा सिविल का माहौल। हमने अपना टिकट लिया, 2 बैठे और आराम से घूमते घूमते 2-3 घंटे में पहुंचे दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जाके कुछ खास तो था नहीं देखने के लिए। गाड़ी थी, वहां से आर्मी के ट्रांजिट कैंप में चले गए, जो वहां से 4-5 किलोमीटर दूर था। दोपहर का खाना वगैरह उधर खाया, और ट्रांजिट कैंप से ही बस निकलती थी आरपीएल में आने के लिए, जिनको डिब्रूगढ़ वापस आना होता था। तो वहीं पर हमने अपना नाम लिखा दिया, बस में बैठ गए। बस में तकरीबन 8-10 और जवान थे और उनके परिवार थे, पत्नियां थी उनकी, बच्चे थे, और हम दोनों ड्राइवर के बराबर जो पीछे की सीट होती है, हम दोनों उसके ऊपर जाके बैठ गए। और बस अपने टाइम पे निकल गई ट्रांजिट कैंप से, घाट पे पहुंच गई। आरपीएल तब तक आके खड़ा था, आने वाला लोड जा चुका था, जाने वाले लोड का देख रहा था, और केवल एक ही गाड़ी थी उस दिन, हमारी बस, और ज्यादा कुछ लोड नहीं था। दिए हुए टाइम पे ड्राइवर ने धीरे से पूरी बस अंदर लगा दी। हम लोग को पहले उतार दिया था, फिर हम लोग जाके फिर आरपीएल में चढ़े और वापस अपनी अपनी सीटों पे जाके बैठ गए। अभी नजारा ऐसा था कि हमारी बस आरपीएल में जैसे ही अंदर घुसी, दाहिने तरफ आगे की तरफ कोने में अकेली बस थी, बाकी पूरा आरपीएल खाली था। लोग ऐसे फैले हुए, कोई यहां बैठा हुआ, कोई किनारे पे बैठा हुआ, थोड़ा सामान पड़ा हुआ, कोई छाया देख के अपनी छाया में बैठा हुआ थोड़ा सा। खाना सब लोग खा चुके थे। और दाहिनी तरफ देखो मेरे, तो खिड़की के बाहर सीधा ब्रह्मपुत्रा का पानी दिखाई दे रहा था। जैसे अब नॉर्मल बस में बैठ के रास्ता दिखाई देता, वैसे ब्रह्मपुत्रा का पानी दिखाई दे रहा। सामने ड्राइवर की सीट थी, तो सामने देखते नहीं थे, ऐसे दाहिनी तरफ देख के बैठे। और अगर आप दाहिनी तरफ बाईं तरफ दूर देखो, तो ब्रह्मपुत्रा का पानी जहां तक देखो केवल जैसे समुद्र है कोई। जो बस में लोग बैठे हुए थे वो भी बोर हो गए, थोड़ी देर के बाद एक एक करके उतर गए, और वो उतर के नीचे चले गए सारे। कोई यहां बैठा हुआ, कोई वहां, जो लेडीज थी वो भी लेडीज जाके बैठ गई नजारा देखने के लिए। कोई बगल में खड़ा है, कोई ये। थोड़ी देर के बाद आरपीएल का रैंप बंद हुआ और तकरीबन जाने की तैयारी हो गई। तो बस को हैंड ब्रेक वगैरह लगा के अंदर खड़े कर देते हैं। हमने अंदर ही बैठा कि ठीक है, छाया वगैरह अच्छी है तो अंदर ही बैठे रहते हैं। वहां की धूप आप सहन नहीं कर सकते, ऐसे चुभती है जैसे सुइयां चुभ रही हैं आपके बदन को। मेरे को बहुत खराब लगती थी वो धूप, तो मैं तो अंदर ही ठीक था। सविता भी अंदर ही बैठी थी, हम लोग दोनों साथ में अपनी सीट पे बैठे थे, हिले ही नहीं वहां से। तो अभी आप नजारा तो समझ गए वहां पर कि सारे फौजी लोग, पूरा क्रू का जो स्टेशन था, हमारे बस एक तक की नाक उस क्रू के स्टेशन को लगी थी, जो 2 मंजिला थी। दूसरे मंजिल के ऊपर पूरा क्रू, कंट्रोल रूम वगैरह, वहां से उनको दूर से सब दिखाई देता था। हमें सामने तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि पूरा क्रू कंट्रोल रूम की पूरी दीवार थी। हमको दाहिनी तरफ से पूरी नदी, एकदम पूरा ऐसा बहाव दिखाई दे रहा था, जैसे पूरी हम लोग जैसे खिड़की की सीट लेके बैठे हैं किसी जहाज के अंदर। और बाईं तरफ अगर देखेंगे,
तो दूर नदी दिख रही थी, नीचे आरपीएल के अंदर लोग जो किनारे पे खड़े थे, जो लेडीज खड़ी थी, जो बच्चे वगैरह खेल रहे थे, वो दिखाई दे रहे थे। बस पूरी खाली थी, खिड़कियां वगैरह खुली थी, और बातचीत अगर करो शांति इतनी रहती है वहां पर, आवाज तो कुछ है ही नहीं, ना पानी की आवाज है, केवल आरपीएल के मोटर की आवाज है। और आरपीएल भी ऐसे होता है कि इतने स्ट्रांग उसके डीजल के इंजन होते हैं कि सबसे पहला कि एक बार खाली जोर मारता है और पानी में निकल जाता है, और एक बार वो पानी में जाता है तो वो बहाव के लिए वेट करता है कि एक बार बहाव पानी उसको ले ले तो फिर अपने मोटर शुरू करता है। तो वो भी शांति रहती है पूरी। रैंप बंद हो गए, हम लोग शांति से बैठे हुए थे, और तभी आरपीएल ने इंजन खोला, अपना एंकर निकाला और पानी में डाल दिया। हम लोग दोनों बाहर देख रहे थे, और पूरा पानी, और सडनली ऐसा दिखाई दिया जैसे पूरा कि पूरी बस, हमारे दिमाग में तो बस ही घूम रही है, पूरी बस से नीचे की तरफ पानी में जा रही है। 1 मिनट के लिए तो भ्रमित होके ये समझ में भी नहीं आया, याद भी नहीं रहा कि हम तो आरपीएल के ऊपर है। मेरे को आदत थी, खैर मेरा तो ध्यान भी नहीं था। सविता इतनी ज्यादा डर गई, इतनी ज्यादा डर गई, जोर से चिल्लाई, संजय बस गई पानी में, ड्राइवर भी नहीं है, और चिल्लाई जोर से। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, दबाया। मैंने कहा सब लोगों ने सुन लिया है, हम आरपीएल में बैठे हैं। मैंने कहा चुपचाप सामने देखते रहो। और तब तक बाहर जितने लोग थे उनका हंस हंस के बुरा हाल। वो सारे बस के अंदर देख रहे कि एक यंग सा कैप्टन, न्यूली मैरिड, इसकी न्यूली मैरिड वाइफ, और ये, और आरपीएल के अंदर, और कैसे जोर से चिल्लाई, बस गई पानी में। और उसके बाद सविता की शक्ल देखो, उसका लाल, शर्म के मारे किसी से आंख ना मिलाए। मैंने हंसना शुरू कर दिया, मेरे को चूटी काटी, तुम चुप रहो। और किसी तरह से हमने वो निकाला, और बस, तुम जिंदगी में ये किसी को नहीं बताओगे, तुम जिंदगी में किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा। जिस समय हम लोग वो आरपीएल पहुंचने का टाइम आ गया, तो ये सारे लोग बस में चढ़ते थे, क्योंकि धूप ज़्यादा बाहर थी। पहले कोई जवान चढ़ता था, वो पहले सविता को ध्यान से घूरता था, और फिर थोड़ा मुस्कुरा कर निकल जाता था। फिर कोई लेडी चढ़ती थी वो उसको देख के हंसती थी। मेरे को इसे प्रोटेक्ट करना था, मैं उनकी तरफ घूरता था, तो वो देखते थे कि ये हमारी तरफ घूर रहा है, तो वो आंखें निकालते थे। और हर बार कोई बस में चढ़ता था, इसको देखता था, मुस्कुराता था, आगे जाता था। इतनी एम्बेरसमेंट लाइफ में सविता ने कभी झेली नहीं। खैर पहुंच गए दूसरे किनारे पे, सबसे पहले उतर गए, क्रू को थैंक यू बोला, स्कूटर ली अपनी, और चुपचाप निकल गए। 4 दिन तक तो सविता का मुंह सूजा हुआ, शर्म के मारे कि ये, कि क्या कर दिया मैंने। गई बस पानी में। 2-3 साल हो गए, किसी को नहीं बताओगे, किसी को। एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा अभी बड़े हो गए हम लोग, मैंने कहा वो चीज़ ऐसी है ना, मैंने कहा भोलेपन में आदमी क्या बोलता है, मैंने कहा हंसने की चीज़ है, क्यों हम लोग हंसते नहीं है। बहुत करने के बाद, 6-7 साल की शादी होने के बाद एक बार उसने बोला ठीक है बताओ। फिर मैंने घर में बताई बात, वहाँ सब हंसे, दोस्तों को, हम लोग। उसके बाद में तो एक नॉर्मल पार्टी में बात करने की हो गई। और उसके बाद उसको मैंने बताया, मैंने कहा यार एक न एक दिन कहानी लिखूंगा जरूर मैं। तो बोलती नहीं, हंसी मजाक में हमने निकाल दिया। पर अभी आप सोचिए, एक 23 साल की लड़की, न्यूली मैरिड, जिसको कुछ नहीं पता आर्मी का, आरपीएल जैसी चीज जो 99% आर्मी ने, 99% आर्मी को पता तक नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती है, उसके अंदर उसका सौभाग्य की बैठने को मिला। और उसके बाद बस में बैठे हुए, और वहां पर इस तरह से मजाक हुआ, गई बस पानी में। सविता है, सूरज कभी अस्त नहीं होता, हंसाती रहेगी हमको।